बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर को कैलकुलर क्लास का आज ये 8 चैप्टर है, जिसमें हम पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, जागरूक और डैश डैश व्यक्ति प्रदूषण से निपटने का सबसे मजबूत साधन है। तो हम सभी को पता है कि जागरूक और प्रेरित व्यक्ति, कोई व्यक्ति जागरूक भी है और इसके साथ साथ मोटिवेटेड भी है प्रदूषण से निपटने के लिए, तो ये सबसे अच्छा साधन है प्रदूषण को कम करने का। सेकेंड क्वेश्चन, एक जागरूक व्यक्ति किस पर बोझ कम करता है? एक जागरूक व्यक्ति किस पर बोझ कम करता है? तो वो स्वयं पर भी बोझ कम करता है, परिवार पर भी, राज्य पर भी, सभी पर बोझ कम करता है। तो आपका ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, 2 का डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्थानीय स्तर की समस्याओं से अधिक परिचित है। स्थानीय स्तर की समस्याओं से अधिक परिचित, तो कौन सा व्यक्ति अपने आसपास की समस्याओं से अधिक परिचित होगा? जो व्यक्ति जागरूक होगा वो व्यक्ति ज़्यादा परिचित होगा अपने आसपास की समस्याओं से। ऑप्शन ए यहाँ पर। प्रदूषण को नियंत्रित करने की तुलना में अधिक व्यवहारिक और बेहतर विकल्प क्या है? प्रदूषण को नियंत्रित करने की तुलना में अधिक व्यवहारिक और बेहतर विकल्प क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर है व्यक्तियों को शिक्षित किया जाए। व्यक्तियों को शिक्षित करना, अगर व्यक्ति शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तो प्रदूषण के बारे में वो खुद जागरूक होंगे और अपने आप प्रदूषण कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण स्वच्छता के लिए क्या संशोधित करना आवश्यक है? पर्यावरण स्वच्छता के लिए क्या संशोधित करना आवश्यक है? हमारे ऑप्शन है जीवन शैली को, रहन सहन को, आदतों को, या उपयुक्त सभी को। तो हमें सभी में संशोधन करना पड़ेगा अगर हम पर्यावरण प्रदूषण को कम करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तियों को डैश डैश जैसे संसाधनों की बर्बादी को कम करना चाहिए। तो हम सभी को हवा, बिजली, कागज, इन सभी की बर्बादी को कम करना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बचाई गई बिजली की प्रत्येक इकाई उत्पादित डैश डैश थी। बचाई गई बिजली की प्रत्येक इकाई उत्पादित डैश डैश थी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सी, बचाई गई बिजली की प्रत्येक इकाई उत्पादित बिजली थी। बिजली बचाने से क्या लाभ है? आपका ऑप्शन है ईंधन बचता है, ईंधन से होने वाले प्रदूषण कम होते हैं, संसाधनों की बर्बादी रुकती है, और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। बिजली अगर बचेगा तो ये सारी चीजें होने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 9, उपयोग ना होने पर डैश डैश को बंद कर देना चाहिए। उपयोग ना होने पर हमें किसे बंद कर देना चाहिए? वैसे तो हमें सब बंद कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त सभी का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम उपयोग ना होने पर उपकरण बंद कर दें। अगर देखा जाए तो बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो भी कोई ना कोई उपकरण के अंतर्गत ही आती हैं, तो उपकरण को बंद कर देना चाहिए, तो चाहे पंखा हो, रेफ्रिजरेटर हो या नल हो। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तियों को मोटर वाहनों की बजाय किसका उपयोग करना चाहिए? तो पैदल चलना चाहिए, साइकिल का उपयोग करना चाहिए, दोनों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा। प्रत्येक व्यक्ति को निजी वाहनों के प्रयोग के बजाय किसका उपयोग करना चाहिए? इस पे मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमें निजी वाहनों की बजाय, अगर हमारे पास समय है तो समय पर्याप्त है, तब हमें बसों का या ट्रेनों का या संयुक्त गाड़ियों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि निजी वाहन से हम जाएंगे तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ हमारा पैसा भी अधिक खर्च होगा और पर्यावरण का नुकसान भी अधिक होगा। तो उपयुक्त सभी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कार्यस्थल पर जाते समय आसपास के सहयोगों को कैसे जाना चाहिए?
तो अगर कार्यस्थल पर जा रहे हैं तो आसपास के सहयोगी हैं एक साथ, वो एक ही गाड़ी में जा सकते हैं। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वाहनों को सरकार द्वारा अनुमोदित स्थानों पर क्यों ले जाना चाहिए? वाहनों को सरकार द्वारा अनुमोदित स्थानों पर क्यों ले जाना चाहिए? तो जो भी सरकार द्वारा सर्विस सेंटर खोले गए हैं वहाँ पर हमें ले जाकर क्या करनी चाहिए? हमें प्रदूषण की जांच करवानी चाहिए। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। जब भी संभव हो व्यक्तियों को डैश डैश का पुनः उपयोग करना चाहिए। तो किसका उपयोग पुनः करना चाहिए? अगर हमारे पास समय है तो हमें वस्तुओं का पुनः उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, पुनः नवीनीकरण सामग्री से बने उत्पादों को वरीयता क्यों दी जानी चाहिए? पुनः नवीनीकरण, जैसे अखबार है, एक बार खराब हो गया, उसी वेस्ट अखबार से अगर कोई सामान बन रहा है तो उसको वरीयता देनी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे संसाधनों का बचाने में मदद मिलती है। आप राइट आंसर बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, प्लास्टिक की थैलियों के अतिरिक्त किसका प्रयोग करना चाहिए? प्लास्टिक की थैलियों के जगह पर हमें जूट के बैग यूज करना चाहिए। जूट का यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार किस अभियान में भाग लेना चाहिए? तो हमें एक बार वृक्षारोपण अभियान में जरूर भाग लेना चाहिए। नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो सोलर कुकर, सोलर पैनल, सोलर हीटर, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। संभावित रूप से किन पदार्थों का उचित तरीके से निपटान होना चाहिए? संभावित रूप से किन पदार्थों का उचित रूप तरीके से निपटान होना चाहिए? तो ऐसे जो पदार्थ है जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गया, कीटनाशक कंटेनर हो गया, इन सबको सही ढंग से इनको वेस्ट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इनका वेस्ट मटेरियल इनको सही ढंग से इनका निदान होना चाहिए, इनको कहीं पर रखना चाहिए। तो उपयुक्त सभी पर टिक करेंगे। रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होगा। CFC गैस निकलती है यहाँ से, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है इसमें। ओजोन परत की क्षति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो CFC गैस ही ओजोन परत की क्षति के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 22, अधिक जनसंख्या का अर्थ है? अधिक जनसंख्या होगी तो संसाधनों का भी अधिक प्रयोग होगा, अधिक प्रदूषण भी होगा और अधिक बेरोजगारी भी होगी। तो उपयुक्त सभी पर टिक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 23, शोर पैदा करने वाली गतिविधियां हैं। तो शोर किससे पैदा होता है? तो लाउड स्पीकर से भी, पटाखे जलाने से भी, पटाखे जलाने से नहीं होता, पटाखे की आवाज़ से, वाहनों के हॉर्न से, इन सभी से शोर पैदा होता है। टिश्यू पेपर की जगह पर किसका प्रयोग करना चाहिए? टिश्यू पेपर की जगह पर किसका प्रयोग करना चाहिए हमें? तो हमें यहाँ पर रुमाल का यूज़ कर सकते हैं। व्यक्तियों को दुनिया भर से प्राप्त जानकारी व विचारों को प्रयोग करने के लिए डैश डैश करना चाहिए। व्यक्तियों को दुनिया भर से प्राप्त जानकारी व विचारों के प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, प्रदूषण फैलाने वाले अधिकांश तत्वों की उत्पत्ति किसके क्रियाकलापों के कारण हुई है? प्रदूषण फैलाने वाले अधिकांश तत्वों की उत्पत्ति किसके क्रियाकलापों के कारण हुई है? जाहिर सी बात है हमारे ही क्रियाकलापों के कारण हुई है, मानव के क्रियाकलापों के कारण हुई है। सबसे ज़्यादा मानव ने ही प्रदूषण फैलाया है। सबसे ज़्यादा क्या मानव ने ही फैलाया है और कोई जिम्मेदार नहीं है। प्रदूषण फैलाने वाले मानवीय स्रोत हैं। तो प्रदूषण फैलाने वाले मानवीय स्रोतों की बात करें, उद्योग तो है ही, नगर स्रोत भी है, और अभी जब से मॉडर्न कृषि होने लगी है, फार्मिंग होने लगी है, तब से उसमें जो कीटनाशक दवाएं और सारी चीज़ें यूज की जाती हैं वो भी प्रदूषण फैलाने में मुख्य भूमिका अदा करती है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, प्रदूषकों का घर कहा जाता है? प्रदूषकों का घर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो
राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। औद्योगिक स्रोतों को सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ से होते हैं? औद्योगिक स्रोत के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कल कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसें कौन सी हैं? तो ये सभी गैसें जो यहाँ पर दी गई हैं, ये सभी कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसों के अंतर्गत आती हैं। तो आप राइट आंसर उपयुक्त सभी को टिक करेंगे। नगरीय प्रदूषण, प्रदूषण के नगरीय स्रोत क्या है? प्रदूषण के नगरीय स्रोत क्या है? तो नगरों के सीवेज, जल में घुले विषाक्त अपमार्जक और निलंबित पदार्थ यानी उत्सर्जित पदार्थ, ये सभी नगरीय प्रदूषण के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कृषि जनित प्रदूषकों में सम्मिलित है। कृषि जनित प्रदूषकों में सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है? तो इसमें देखा जाए तो रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, ये सभी कृषि जनित प्रदूषकों में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रदूषण की संकल्पना किसके अवांछित कार्यों से जुड़ी हुई है? प्रदूषण की संकल्पना किसके अवांछित कार्यों से जुड़ी हुई है? तो ये मानव के अवांछित कार्यों से जुड़ी हुई है। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ पे उपयुक्त सभी लिखा है सब उपयुक्त सभी सही टिक कर दोगे, क्योंकि प्रदूषण में कोई जंतु कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं देते, ना ही जलीय पौधे योगदान देते हैं। सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है? मानव के द्वारा ही प्रदूषण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 33, विषाक्त धुएं के विसर्जन से वायुमंडल में किसकी मात्रा कम हो गई है? तो जैसे जैसे धुएं की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल में कार्बन की बहती मात्रा से क्या प्रभावित होता है? वायुमंडल में कार्बन की बहती मात्रा से क्या प्रभावित होता है? तो इसकी बहती मात्रा से सौर विकिरण प्रभावित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, किसके प्रयोग से मिट्टी के जीवाणु समाप्त हो रहे हैं? किसके प्रयोग से मिट्टी के जीवाणु समाप्त हो रहे हैं? तो कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों, इन दोनों के प्रयोग से जो मिट्टी के जीवाणु हैं, जो मिट्टी को और उर्वरक बनाने में योगदान देते हैं, वो समाप्त हो रहे हैं। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जैसे केचुए हो गए, आप देखिए केचुए बहुत कम दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वायुमंडलीय प्रदूषक में किसको सम्मिलित किया जाता है? वायुमंडलीय प्रदूषक में किसको सम्मिलित किया जाता है? तो वायुमंडलीय जो प्रदूषक हैं उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, धुआं कण, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया नाइट्रेट, ये सभी इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, जलीय प्रदूषक है। जलीय प्रदूषक कौन से हैं? तो सीसा, पारा, कैडमियम, रेडियोधर्मी कचरा, कीटनाशक, रोगनाशक, ये सभी जलीय प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्थलीय प्रदूषक में सम्मिलित होते हैं। स्थलीय प्रदूषक में कौन सम्मिलित है? आपको पहला ऑप्शन है मानव व पशुओं द्वारा उत्सर्जित मलमूत्र, घरेलू अपमार्जक, ठोस कूड़ा कचरा, रेडियो एक्टिव तत्व या उपयुक्त सभी। एक बार फिर से यहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। क्षयकारी क्षमता के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? क्षयकारी क्षमता के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। किन पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणु अपघटक करते हैं? किन पदार्थों का सूक्ष्म जीवाणु अपघटन करते हैं? तो आपने देखा था लास्ट चैप्टर में भी, जो कूड़ा करकट है, मलमूत्र है, जीवाणु द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट है, ये सभी सूक्ष्म जीवाणु इनका अपघटन करते हैं, इनको तोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्षयकारी प्रदूषक कहलाते हैं। क्षयकारी प्रदूषक कहलाते हैं। तो एक बार फिर से उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, किसके प्रभाव से पर्यावरण अवनयित होता है? किसके प्रभाव से पर्यावरण अवनयित होता है? कूड़ा कचरा, रसायन और धुआं, इन सभी के प्रभाव से पर्यावरण अवनयित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, जिन प्रदूषक तत्वों का सूक्ष्म जीवाणु विघटन नहीं कर पाते उन्हें क्या कहते हैं? जिन प्रदूषक तत्वों का सूक्ष्म जीवाणु विघटन नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम अक्षय
कार्यकारी प्रदूषक कहते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन बी को सही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, जनसंख्या से संबंधित प्रदूषक है। जनसंख्या से संबंधित प्रदूषक बेरोजगारी और निर्धनता दोनों ही जनसंख्या से संबंधित प्रदूषक हैं। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे आप। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से त्याज्य सामग्री है। निम्नलिखित में से त्याज्य सामग्री है। तो कालिक, धुआं, टार, धूल, सीवेज तथा मलमूत्र ये सभी त्याज्य सामग्री है, कोई भी रखने वाली सामग्री नहीं है। तो आप राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे। नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।